हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। चलो शुरू करते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद था। प्राचीन नाम क्या क्या थे इसके? मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। यहाँ पर गुइल वंश का शासन था। यहाँ पर गुइल वंश का शासन था। गुइल वंश की स्थापना गुइल ने 566 ईस्वी में की थी। गुइल वंश की स्थापना गुइल ने 566 ईस्वी में की थी। गुइल वंश की 24 शाखाएं थी। गुइल वंश की 24 ब्रांचेज थी, 24 शाखाएं थी। गुइल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। गुइल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। गुइल वंश की स्थापना और ये गुइल की जानकारी अपने को 566 ईस्वी में हुई। ये जानकारी सामोली के अभिलेख से मिलती है, जो कि शिलादित्य नामक राजा का था, जो 661 ईस्वी का है। सामोली का अभिलेख, उससे ये जानकारी अपने को मिलती है। अगला राजा पढ़ते हैं अपन, गुइल वंश का इम्पोर्टेंट राजा। कोई बड़ा राजा हुआ तो वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। ये हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि का शिष्य था। सन 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और राजधानी बनाता है नागदा को। उदयपुर में नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था और वहाँ के राजा सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बनाया। रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के कारण ही पड़ा। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टिल से की है। इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए और जो सोने के सिक्के थे वो 115 ग्रेन के थे। 115 ग्रेन। बप्पा रावल की 3 उपाधियां हैं, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। 3 उपाधियां कौन कौन सी है? हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। फिर अगला राजा आता है अलट, यानी आलू रावल। इन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। वरा मीन्स, वरा का मतलब क्या? विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। यानी इन्होंने अपने राज्य में या दरबार में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी और हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। यानी अलट के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया
मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की और हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। अगला राजा आता है जेतर सिंह। इनका टाइम पीरियड 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी के आसपास का है। भूताला का युद्ध हुआ जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जेतर सिंह जीत गया। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। इस युद्ध में इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया तो जेतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन भूताला युद्ध की जानकारी देती है। हमीर मद मर्दन भूताला युद्ध की जानकारी देती है। जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। अगला राजा पढ़ते हैं रतन सिंह। इनका टाइम 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी के बीच का। रतन सिंह के पिताजी का नाम समर सिंह था। यानी समर सिंह के दो बेटे थे, एक तो रतन सिंह और दूसरा कुंभकर्ण। इनका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहाँ पर गुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया और रतन सिंह जी मेवाड़ के राजा बन गए। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के कारण क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। यानी मेन 5 कारण है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा इसका चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, क्योंकि समर सिंह के टाइम अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ पे टैक्स ले लिया गया था, और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल मतलब श्रीलंका। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। गंधर्व सेन पिता और माता चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। ये राघव चेतन रतन सिंह के दरबार में था और रतन सिंह से नाराज़ होकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया और वहाँ पे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है। तो 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ आत्मोत्सर्ग किया। साका क्या होता है? साके के अंदर जोहर प्लस केसरिया होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नाम बदलकर खिजाबाद कर दिया। नाम कर दिया खिजाबाद और चित्तौड़ को अपने बेटे खिज खां को दे दिया। चित्तौड़ अपने बेटे खिज खान को दे दिया। खिज खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनाया, मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे में फारसी भाषा में एक लेख लिखवाया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। कौन क्या क्या बताया? दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक।
थोड़े दिनों बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। थोड़े दिनों के बाद में चित्तौड़ वो मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मुंछाला मालदेव कहा जाता था। मालदेव सोनगरा को मुंछाला मालदेव कहा जाता था। ये गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। वो इस साके में लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत अवधी भाषा में सन 1540 में लिखी गई है और ये पुस्तक इस भूताला के युद्ध की पूरी जानकारी देती है। इस 1303 वाले इस साके की अलाउद्दीन ने जो मेवाड़ पे आक्रमण किया, इसकी पूरी जानकारी देती है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत, जो कि सन 1540 में लिखी गई थी। जेम्स टोड तथा मोहनोत नैन्सी ने इस कहानी को स्वीकार किया है। जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास की खोज इन्होंने की, मोहनोत नैन्सी ने इस कहानी को स्वीकार किया है। सूर्यमल मिश्रण इस कहानी को अस्वीकार करता है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतुह तारीख ए अलाही में चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन किया गया है। रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा था। रतन सिंह रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा था। फिर मेवाड़ के सारे राजा रावल की उपाधि धारण करते थे, तो इनमें रतन सिंह वो लास्ट राजा था। फिर अगला राजा आता है राणा हमीर, 1326 से 1364। देखो, 1303 में अलाउद्दीन मेवाड़ पर कब्जा कर लेता है और 1326 तक इसका ही कब्जा रहता है। मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। उसके बाद में मालवीर सोनगरा का बेटा था बनवीर सोनगरा, वो मेवाड़ का प्रशासक बना हुआ था। मेवाड़ का एक ठिकाना था सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। हमीर इस सिसोदा गांव का था। यहाँ से सिसोदिया शाखा का राज प्रारंभ होता है। हमीर के पिताजी का नाम था अरी सिंह। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर मेवाड़ का शासक बनता है हमीर सिसोदा गांव का था, इसलिए यहाँ के गुइल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य प्रारंभ हुआ। सिसोदा गांव की स्थापना राहब ने की थी। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। पहले वाले सारे रावल की उपाधि लगाते थे, फिर हमीर से राणा की उपाधि लगाने स्टार्ट हो गई। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन, पंचानन का मतलब शेर, घाटी मतलब युद्ध, यानी विषम परिस्थितियों में जो युद्ध होता है उसमें वो शेर की भांति थे। रसिक पेरिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है और हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिलों की इष्ट देवी है। बाण माता मेवाड़ के गोहिलों की कुल देवी है। इसके बाद में अगला राजा आता है राणा लाखा। इनका नाम था लख सिंह। राणा लाखा और लख सिंह इनका ही नाम है। इनके टाइम में जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई और
एक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। मेवाड़ के राजा चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मारवाड़ के राजा चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई थी। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा तथा हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। तो इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। काम की बात इतनी है कि चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मारवाड़ का राजा चुंडा, मेवाड़ का राजकुमार चुंडा, यह याद रखने वाली। चुंडा को इस बलिदान के कारण कई विशेष अधिकार दिए गए। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दिए गए। इनमें सलुम्बर भी शामिल था। मेन सलुम्बर ही था। तो सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा, यह विशेष अधिकार है। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा और राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा और मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। यानी 16 में से 4 ठिकाने दे दिए। सेनापति वो सलुम्बर का सामंत होगा। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा और राणा के अनुपस्थिति में राजधानी संभालेगा और राणा के साथ साथ सभी कागज पत्रों पर सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। हरावल, हरावल का मतलब होता है सेना की सबसे अगली टुकड़ी, वो हरावल। चंदावल सेना की पीछे की टुकड़ी। अगला राजा देखते हैं, मोकल 1422 से 1433। यह हंसाबाई का पुत्र था। चुंडा को इसका संरक्षक बनाया गया। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा चला गया। मालवा में उस टाइम शासक थे औसंगसा। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षक बना। देखो, पहला संरक्षक चुंडा था और दूसरा संरक्षक रणमल। मोकल ने एकलिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। ये एकलिंग मंदिर जो बप्पा रावल बना के गए थे, तो इस मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण मोकल ने करवाया। समधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले इस मंदिर का नाम तिरुभन नारायण मंदिर था और भोज परमार, जो मुंज परमार के बेटे थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका पुनर्निर्माण मोकल के द्वारा कराया गया। ये शिवजी का मंदिर था। 1433 में झीलवाड़ा, जो राजसमंद में पड़ती है, नामक स्थान पर चाचा मेरा मेपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी। गुजरात का शासक था अहमद शाह। उसके आक्रमण को रोकने के लिए ये झीलवाड़ा नामक जगह पर गए हुए थे। तो वहाँ पर इनके ही सैनिक है, चाचा मेरा और मेपा पंवार, मोकल के ही सैनिक थे। इन्होंने झीलवाड़ा में जो सैनिक कैंप था उसमें मोकल की हत्या कर दी। अगला राजा देखते हैं, कुंभा। ये मोकल का बेटा था। 1433 से 1468 के बीच ये रहा। रणमल कुंभा का संरक्षक बना। ये वही रणमल है जो मोकल का संरक्षक था, हंसाबाई का भाई है। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदिया के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। राघव देव चुंडा का भाई था। हंसाबाई ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया।
चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। सारंगपुर का युद्ध यह हुआ था 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। महमूद खिलजी मालवा का शासक था। कारण क्या था? महमूद खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी थी। इस कारण ये 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कुंभा जीत गया तथा जीत के याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये 1437 की बात है। फिर 1453 में आमल बावल की संधि होती है। कुंभा और जोधा। जोधा मारवाड़ का राजा था। कुंभा व जोधा के बीच में ये आमल बावल की संधि होती है। इस संधि द्वारा मारवाड़ है वो जोधा को वापस दे दिया गया। सोजत पाली में मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाया गया। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ की गई। ये थी आमल बावल की संधि। फिर आती है चंपानेर की संधि। ये कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में हुई थी। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का शासक था और महमूद खिलजी मालवा का। इन दोनों का उद्देश्य क्या था? कुंभा को हराना। तो बदनौर का युद्ध होता है 1457 में बदनौर भीलवाड़ा में कुंभा ने दोनों को एक साथ हराया, यानी कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों को एक साथ हराया। फिर कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया और नागौर के शम्स खान की सहायता की और मुजाहिद खान को भी हरा दिया। कुंभा की साहित्यिक सांस्कृतिक उपलब्धि बहुत है, वो पढ़ते हैं। स्थापत्य कला में कुंभा का बहुत बड़ा योगदान है। तो कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। विजय स्तंभ बनाया सारंगपुर के युद्ध के बाद में। विजय स्तंभ के अन्य नाम हैं कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। बहुत इंपॉर्टेंट। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। ये एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई 122 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। इसके वास्तुकार है जेता, पुंजा, पोम्मा और नापा। राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ था। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। वह है विजय स्तंभ। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। ठीक है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। जेम्स टोड तो कहता है कि ये कुतुब मीनार के समान है और फर्ग्यूसन कहता है कि यह रोम के टार्जन टावर जैसा है। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। स्वरूप सिंह नामक कोई राजा हुआ था बाद में, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है अत्रि और महेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ में जो प्रस्तुति लगी हुई है उसके लेखक है अत्रि और महेश। अब पढ़ते हैं किले।
कुंभा ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया। कवि राजा श्यामलदास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया। श्यामलदास जी कहते हैं कि मेवाड़ में 84 किले हैं, उनमें से 32 तो सिर्फ और सिर्फ कुंभा ने बनवाए हैं। पहला किला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़, राजसमंद में है। इसका निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार है वो मंडन, वास्तुकार है कुंभलगढ़ किले का मंडन। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, किस किले को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ का किला। वास्तुकार है इसका मंडन। इसमें सबसे ऊंचा महल है वो कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था। सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें भी परिस्थिति लगी हुई है। तो कुंभलगढ़ परिस्थिति का लेखक है महेश। इस परिस्थिति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। कुंभलगढ़ परिस्थिति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस परिस्थिति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है, तो कुंभलगढ़ परिस्थिति में। अगला किला है अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बासंती दुर्ग ये भी सिरोही में। मचान दुर्ग ये भी सिरोही में। मचान दुर्ग मेरों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। और अगला है भोमट दुर्ग, ये भील जनजाति पर नियंत्रण हेतु बनाया गया है। ये मचान दुर्ग और भोमट दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। मचान दुर्ग सिरोही में है और किस लिए बनाया गया, मेरों पर नियंत्रण करने के लिए। मेरे जनजाति थी एक। भोमट भील जनजाति पर नियंत्रण करने हेतु। और क्या किया गया इसने, चित्तौड़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी यानी विष्णु जी के मंदिर बनवाए। चित्तौड़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए। कुंभ स्वामी यानी विष्णु जी। चित्तौड़ में श्रृंगार चंवरी मंदिर बनवाया। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रृंगार चंवरी मंदिर कहाँ है, तो चित्तौड़ में। किसने बनाया, कुंभा ने। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में धर्नकशा ने करवाया था। रणकपुर में जैन मंदिर है, उनका निर्माण 1439 ईस्वी में धर्नकशा ने करवाया। इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है और उसका वास्तुकार है देपाक। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और इसमें 1444 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जिज्जा शाह बघेरवाल ने बनवाया था। चित्तौड़ के किले में ये 7 मंजिला इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। अब कुंभा का साहित्य पढ़ते हैं। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वह वीणा बजाता था और इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। इसके कुंभा की लिखी हुई पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, इसके 7 भाग हैं। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग हैं। यानी कुंभा की पुस्तकें कौन कौन सी है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार जो 7 भागों में, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। इस पर रसिक प्रिया नाम से कुंभा ने टीका लिखी थी। रसिक प्रिया टीका है जयदेव के गीत गोविंद पर। यह किसने लिखी, कुंभा ने। और सारंगदेव के
सारंगदेव का ग्रंथ संगीत रत्नाकर, इस पर भी टीका लिखी। और बाण भट्ट की चंडी शतक पर भी टीका लिखी। यानी 3 चीज़ याद रखनी है। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर और बाण भट्ट की चंडी शतक पर कुंभा ने टीका लिखी। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषाएं जानता था। मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषा। और कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। कुंभा के दरबारी विद्वान पहले हैं कान्हा व्यास। कान्हा व्यास की पुस्तक है एक लिंग महामात्य। बहुत बार क्यों सुनाता है एक लिंग महामात्य किसकी? एक लिंग महामात्य के रचनाकार कौन है? तो कान्हा व्यास। इससे ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य एवं राजनीति में बड़ा निपुण था। यानी कुंभा ऑलराउंडर था। फिर मेहाजी की पुस्तक है तीर्थमाला। कान्हा व्यास के बाद में मेहा, ये भी दरबारी विद्वान थे। और फिर मंडन, मंडन की बहुत सारी पुस्तकें, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन। रूप मंडन मूर्ति कला के बारे में और कोदंड मंडन धनुष निर्माण के बारे में। ये मंडन की पुस्तकें। फिर नाथा, नाथा ये मंडन का भाई था और इसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। अगला है गोविंद, ये मंडन का बेटा था और इसकी पुस्तकें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि। कलानिधि पुस्तक है, ये मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। यानी मंदिर का जो ऊपर वाला शिखर होता है वो कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी है। और सार समुच्चय, ये आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। फिर है रमाबाई, ये कुंभा की बेटी थी, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई की उपाधि है वागीश्वरी। इसे जावर क्षेत्र दिया गया। फिर अगला देखो तिल्ला भट्ट, हीरानंद मुनि। ये हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे और संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा के गुरु थे हीरानंद मुनि और कवि राजा की उपाधि कुंभा ने इनको दी थी। फिर सोमदेव, सोमसुंदर, जयशेखर और भुवन कीर्ति, ये सारे जैन मुनि थे। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। फिर कुंभा की उपाधियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदु सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदिवरा। हिंदू सुल्तान किस लिए? ये मुस्लिम सेना को हराने वाला, इसलिए हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण। राणा रासो, रासो का मतलब साहित्य होता है, तो राणा रासो यानी जो राणा साहित्य के प्रति लगाव रखता हो, तो ये साहित्य कारण राणा रासो। और हाल गुरु यानी पहाड़ी किले जीतने वाला था, इसलिए हाल गुरु। और चाप गुरु धनुष कला के कारण। परम भागवत और आदिवरा, ये इसकी 7 उपाधियां हैं। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी। अगला राजा देखो आइमल, 1473 से 1509 ईस्वी तक रहा। इसके कोई खास काम तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो एकलिंग मंदिर है बप्पा रावल जो बना के गए थे, फिर उसने मोकल ने उसका 4 दीवारी बनाई थी। उस एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो इस रायमल ने बनाया था। इसकी रानी थी सरंगार कंवर। उसने गोसुंडी नामक स्थान पर बावड़ी का निर्माण करवाया, गोसुंडी की बावड़ी। और उसमें एक अभिलेख लगा हुआ है, गोसुंडी अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा
संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और सबसे पहले डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। D.R. भंडारकर इतिहासकार है, इन्होंने पढ़ा था। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। राजस्थान में वैष्णव धर्म, वैष्णव मतलब भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है गोसुंडी का अभिलेख। ये रायमल कौन था? ये पृथ्वीराज, रायमल का सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये पृथ्वीराज है वो उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर का जो किला है उसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। जो अजमेर का किला था उसका नाम तो अजमेर का किला ही था, फिर इसने पृथ्वीराज ने इसका नाम बदलकर अपनी रानी के नाम पर तारागढ़ का किला कर दिया। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। और एक और था रायमल का बेटा जयमल, यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला पढ़ते हैं अपन राजा राणा सांगा, 1509 से लेके 1528 तक। ये रायमल का ही पुत्र था। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर, जो कि अजमेर में पड़ता है, श्रीनगर के करमचंद पंवार के पास शरण ली थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बना और उसी टाइम दिल्ली में शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 में युद्ध होता है खातोली का युद्ध। खातोली है कोटा में। खातोली का युद्ध सांगा जीत जाता है। और दूसरा युद्ध होता है बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में, इसमें भी राणा सांगा जीत जाता है। सेकंड युद्ध और ये थर्ड युद्ध होता है महमूद खिलजी सेकंड, जो मक्का राजा था। ये युद्ध गागरोन का युद्ध 1519 में, इसमें भी राणा जीत गया। यानी 1517 में तो खातोली का युद्ध, 1518 में बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध 1519 में। इन तीनों युद्धों में राणा सांगा जीत जाता है। जो गागरोन का किला है वो उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था, यानी ये मेदिनी राय को जागीर में दिया हुआ था। ये इड्डर गुजरात में पड़ता है, तो इड्डर की रियासत वहाँ पे भारमल था, फिर मुजफ्फर और इधर रायमल के बाद में ये सांगा मेवाड़ का शासक बना हुआ है। अब बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। ये बयाना भरतपुर में जगह का नाम है, बयाना इम्पोर्टेंट है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा जीत जाता है और इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। ये मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। बाबर का सेनापति था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। बयाना के युद्ध के 1 महीने बाद दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 1527 वीर विनोद पुस्तक श्यामलदास जी की है। उनके अनुसार यह युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद का मतलब धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। और बाबर ने कई कस्में खाई। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई और मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। इसे कहते हैं पाती परवन,
क्योंकि बाबर के पास बहुत बड़ी सेना थी। तो राणा सांगा ने भी राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखा और बुलाया। तो आमेर से गए थे पृथ्वीराज, आमेर यानी जयपुर। मारवाड़ से मालदेव, मारवाड़ का राजा तो गंगा था, पर गंगा का बेटा मालदेव ये राजकुमार ये गया। बीकानेर से कल्याणमल, और उस टाइम बीकानेर में राजा थे राजा जेत सिंह। मेड़ता से विरमदेव, चंदी से मेदिनी राय, क्योंकि ये मेदिनी राय गागरो उसने दे रखी थी जागीर उसको। और सलुम्बर, सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत, क्योंकि ये तो सेनापति होने वाले थे सारे। सलुम्बर रतन सिंह चुंडावत। वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाग सिंह, सादड़ी से झाला अज्जा, मेवात से हसन खान मेवाती, और इडर से भारमल, इडर गुजरात वाला भी था। और महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था, ये भी था साथ में। सांगा युद्ध में घायल हो गया, तो सादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। झाला अज्जा, बाबर युद्ध जीत गया तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की, तो ये खानवा का युद्ध जीतने के बाद। एक जगह पड़ती है बसवा दोसा, यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। इरीच मध्य प्रदेश में जगह, वहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया, क्योंकि सांगा के लगभग शरीर पर 80 घाव हो गए थे। सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है उसे। फिर भी ये मान नहीं रहा था युद्ध करना है, तो साथ वालों ने इसको जहर दे दिया गया, और कालची मध्य प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा की उपाधियां, हिंदू पंथ और सैनिकों का भग्नावेश। 80 घाव थे शरीर पर, इसलिए हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, हाथ नहीं था, पैर काम नहीं करता, हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, फिर भी युद्ध लड़ रहा था। तो इस कारण इसको सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। बाबर की पुस्तक है बाबरनामा, उसके अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए थे। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक। इसकी माता का नाम कर्मावती था, वो इसकी संरक्षिका बनी। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 1533 में गुजरात का शासक बहादुर शाह इसने आक्रमण कर दिया, तो रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला उसको दे दिया बहादुर शाह को, और संधि कर ली 1533 में। फिर 1534-35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। पहला साका कब हुआ? 1303 में, और दूसरा साका हो रहा है 1534-35 में। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। रानी कर्मावती ने जोहर कर लिया। देवलिया के बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर था, उसको चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ठीक है, आगे चलो। फिर बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया था। वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आसा देवपुरा के पास चली गई थी। ये कहानी थी विक्रमादित्य की। फिर अगला राजा आता है उदय सिंह, क्योंकि अब बनवीर प्रशासक तो था ही।
1537 से 1572 के बीच का टाइम। 1540 में मावली उदयपुर, यहाँ पे युद्ध हुआ बनवीर के बीच में और उदय सिंह के बीच में। बनवीर को हराकर उदय सिंह ने वापस चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 1559 में उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में। किसने की? उदय सिंह ने, इसलिए उसका नाम रख दिया उदयपुर। और यहाँ पर उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह गीरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल तथा पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला और इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। कल्ला राठौड़ को 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का कत्ले आम करवा दिया। फूल कंवर पत्ता की पत्नी थी, उसके नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की प्रतिमा आगरा के किले में लगवाई, जयमल और पत्ता की। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर की पुस्तक है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर, इसकी पुस्तक है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इसने भी इस बात का उल्लेख किया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां हैं। जूनागढ़ किले में जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह जी की 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई। वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है गोगुंदा में। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया था, जगमाल को राजा बना दिया था। आगे चलो, फिर अगला राजा बनता है महाराणा प्रताप 1572 से 97, क्योंकि उसने तो उसको जगमाल को राजा बनाया। फिर ये राज तिलक करने का अधिकार तो सलुम्बर वाले सामंतों के पास था। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राज तिलक करेगा। इस कारण से महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में हुआ। माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा और रानी का नाम अजब दे पंवार था। इनका बचपन का नाम था किक्का। प्रताप का पहला राज तिलक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ, होली के दिन हुआ। सलुम्बर के करसनदास चुंडावत ने प्रताप का राज तिलक किया था। सलुम्बर के करसनदास चुंडावत ने प्रताप का राज तिलक किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया और इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। आगे पढ़ेंगे, जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब चंद्रसेन महाराणा प्रताप जैसा ही पराक्रमी राजा था। ये प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। इनको क्रम वाइज याद रखना जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला भेजा था जलाल खां कोरची 1572 ईस्वी में। फिर मान सिंह जो आमेर का था, अकबर के दरबार में रहता था। फिर भगवंत दास आमेर का राजा था। फिर टोडरमल। मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल ये तो 1573 में गए थे और 1572 में जलाल खां कोरची, यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको क्रमवाइज याद रखना जरूरी है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576। इसमें अकबर के सेनापति थे
मान सिंह और आसफ खां। प्रताप की ओर से सेनापति था राम सिंह तोमर, ये लड़ रहे थे। राम सिंह तोमर ग्वालियर का, कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर का, हाकिम कासूर और पुंजा भील। ये प्रताप की तरफ से, और अकबर की तरफ से तो मान सिंह और आसफ खां, इनके नेतृत्व में सेना थी। और प्रताप की ओर से राम तोमर, कृष्णदास चुंडावत, हाकिम कासूर और पुंजा भील। युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया। झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। मेहतर खान ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी थी। मेहतर खान ने कहा कि भाई अकबर युद्ध में आया हुआ, बाकी अकबर युद्ध में आया हुआ नहीं था। मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। फिर भी मान सिंह वो प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया। इससे नाराज होकर अकबर ने मान सिंह और आसफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया था। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा राजसमंद में। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी जो इस युद्ध में आया हुआ था, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है। याद रखने वाली बात है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा है। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया तथा नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। उदयपुर का नाम कर दिया मोहम्मदाबाद। फिर होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। मुगल सेनापति शाहबाज खान है, उसने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए। 1577, 78 और 79, 77, 78, 79, 3 बार आक्रमण किए कुंभलगढ़ पर। फिर है शेरपुर की घटना। 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है 1580 में, लेकिन महाराणा प्रताप उन्हें ससम्मान वापस भेज देते हैं। फिर दिवेर का युद्ध होता है 1582 में, 1582। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई, प्रताप जीत गए इस युद्ध को। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। अमर सिंह ये महाराणा प्रताप का बेटा है। इसने सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। मुगल सेनापति था सुल्तान खान, इसको मार दिया। इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इडर रियासत भी शामिल थी। युद्ध लड़ने वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इडर और मेवाड़ तो था ही। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी वाले युद्ध को तो मेवाड़, इसको क्या कहा है, थर्मोपली, और इसको कहा है मेवाड़ का मैराथन। 1585 में जगन्नाथ कछवा ने प्रताप पर अंतिम बार आक्रमण किया। 1585 में प्रताप ने चावंड, जो कि उदयपुर में, अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड को राजधानी बना ली। और प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया तथा महल का निर्माण करवाया। और यहीं से मेवाड़ की चित्रकला प्रारंभ हुई। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ है। और मुख्य चित्रकार थे नासिरुद्दीन प्रमुख चित्रकार थे। और प्रताप के दरबारी विद्वान है, पहला है चक्रपाणी मिश्र। इनकी पुस्तक है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ। 3 पुस्तकें इनकी प्रमुख, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ पुस्तक है, ये बगीचों की जानकारी देती है। अगले दरबारी विद्वान है हेमरतन सूरी। इनकी पुस्तक है गोरा बादल री चौपाई। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, गोरा बादल री चौपाई, हेमरतन सूरी।
अगला दरबारी विद्वान रामा सांधु और माला सांधु। भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। चूलिया गांव में भामाशाह और ताराचंद, इन दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, यानी 25 लाख रुपए दिए और 12,000 अशर्फी दी थी, यानी सोने के सिक्के। 25 लाख रुपए और 12,000 सोने के सिक्के दिए थे। प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर भीलवाड़ा में एक जगह है, मंडेर की जागीर दी। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी थी। ये जानकारी अपने को 1588 के उदयपुर अभिलेख में दी हुई है, यानी 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी थी। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। बांदोली में प्रताप के 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बांदोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है बांदोली। प्रताप का हाथी था, हाथी का नाम था लूणा और एक था राम प्रसाद। अकबर के हाथियों का नाम था मर्दाना और गजमुक्ता। फिर अगला राजा आता है अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप का बेटा, 1597 से 1620 ईस्वी के बीच। इस टाइम मुगल मेवाड़ की संधि होती है 5 फरवरी 1615 में। इनके टाइम में 5 फरवरी 1615 में मुगल और मेवाड़ की संधि होती है। मुगल बादशाह जहांगीर तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई। युवराज करण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने संधि की थी। अमर सिंह का बेटा था करण सिंह, उसके दबाव के कारण अमर सिंह ने यह संधि की थी। शुभकरण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर जहांगीर के पास गए थे और मुगलों की तरफ से खुर्रम खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी अपनी तरफ से तो गए थे शुभकरण, हरिदास और मुगलों की तरफ से खुर्रम। इस संधि की शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। यानी अमर सिंह जी दरबार में नहीं जाएंगे, करण सिंह है वो मुगल दरबार में जाएगा। और मेवाड़ है वो मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता मेवाड़ की तरफ से मुगलों को दी जाएगी। चित्तौड़ का किला है वो वापस मेवाड़ को दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। ये चित्तौड़ का किला है वो वापस दे दिया जाएगा, फिर भी उस किले में किसी भी तरह का पुनर्निर्माण नहीं होगा। और मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। यानी मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इस संधि का महत्व क्या था? राणा सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। संधि के कारण शांति व्यवस्था कायम हुई तथा कलात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। युवराज करण सिंह को मुगल दरबार में जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बना दिया। युवराज करण सिंह को मुगल दरबार में जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने अमर सिंह तथा करण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। इस संधि से अमर सिंह नाराज ही था, तब यहाँ ये मेवाड़ चित्तौड़ छोड़ के वो नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया। और इस स्थान पर राजसमंद झील बनाई हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजसमंद झील कहाँ पे है? तो नौचौकी नामक स्थान पर है, क्योंकि वहाँ पे अमर सिंह जाके रहने लग गया था। अगला राजा आता है करण सिंह, अमर सिंह का बेटा करण सिंह। उनके कोई खास काम नहीं है, बस एक उदयपुर में जग मंदिर महल का निर्माण करवाया और खुर्रम
जब दिल्ली में विद्रोह करके भागा था तो ये इन्हीं मेलों में रुका था, जग मंदिर मेलों में। और उदयपुर में कर्ण विलास व दिलखुश महल बनवाए। उदयपुर में कर्ण विलास व दिलखुश महल कर्ण सिंह के द्वारा बनाए गए। फिर अगला राजा आता है जगत सिंह प्रथम। इन्होंने उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया, जो पूरा करवाया उनका। जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर, इसका दूसरा नाम है जगन्नाथ राय मंदिर, का निर्माण करवाया। कहते हैं कि यह सपनों में बना हुआ महल है। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर को सपने में बना हुआ महल कहते हैं। जगन्नाथ प्रस्तुति के लेखक है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट जगन्नाथ प्रस्तुति के लेखक। और उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया। यह नौजूबाई इन जगत सिंह की धाई मां थी। जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। अगला राजा पढ़ते हैं राज सिंह। राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक इनका टाइम पीरियड है। अब मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसमें शर्त थी कि मेवाड़ चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। फिर भी इन्होंने चित्तौड़ का पुनर्निर्माण शुरू कराया, यानी संधि टूट गई। इस प्रकार शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का समर्थन किया। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए थे और औरंगजेब की जजिया कर का विरोध किया। ये जजिया कर क्या थी? जो गैर मुस्लिम है उन पर यह कर लगता था, धार्मिक कर था ये। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। औरंगजेब हिंदू की मूर्तियों को तोड़वा रहा था, मंदिरों को तोड़वा रहा था, तो इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों की रक्षा की। और जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। और इस गठबंधन को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है, क्योंकि अजीत सिंह जोधपुर का राठौड़ और ये सिसोदिया, तो राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन हुआ, यानी राज सिंह की तरफ से अजीत सिंह को समर्थन दिया गया था। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों को भी रक्षा की। औरंगजेब जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा था, हिंदू राजकुमारी से शादी करके उनको मुस्लिम बना रहा था, तो इन्होंने उनकी रक्षा की। जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से इन्होंने शादी कर ली। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से भी इन्होंने शादी की। इनकी एक रानी थी, आगे देखो, हाड़ी रानी सैल कंवर। सलूम्बर के सामंत थे रतन सिंह, इनकी रानी थी। सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी हाड़ी रानी सैल कंवर। अपने पति के निशानी मांगने पर सिर काटकर दे दिया था। अपने पति को निशानी के रूप में सिर काट के दे दिया था। वो हाड़ी रानी थी सैल कंवर। किनके रानी थी? सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी, वो इन्हीं पर है। मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे इन्होंने के मंदिर बनवाए, यानी श्रीनाथ मंदिर जो सिंहाड़ नाथद्वारा में है, और द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, अम्बा माता मंदिर उदयपुर में। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंद दास व दामोदर दास मथुरा से लाए थे, श्रीनाथ जी की मूर्ति, ठीक है। और इनके ये मंदिर हो गए। झील है जैसे रासमंद झील, जाना सागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी, ये इन्होंने बनवाए थे। इनके दरबारी विद्वान रणछोड़ भट्ट तेलंग, इनकी पुस्तक है राज प्रस्तुति और अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट तेलंग की पुस्तक है। दो पुस्तकें हैं, वैसे तो बहुत पुस्तक है, बाकी प्रमुख दो है, राज प्रस्तुति और अमर काव्य वंशावली। इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है और अमर काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन मिलता है। अगला दरबारी विद्वान है किशोर दास। इनका ग्रंथ है राज प्रकाश।
अगला है सदाशिव भट्ट और इनका है राज रत्नाकर। अब बात करते हैं राज सिंह की उपाधियां। इनकी दो उपाधि है, एक तो हाइड्रोलिक रूलर यानी पेयजल का उचित प्रबंधन करने के लिए इनको हाइड्रोलिक रूलर, और एक उपाधि इनकी विजयकट कातु यानी सेना को जीतने के लिए विजयकट कातु नाम से दो उपाधि इनकी। राज परिस्थिति है वो 25 पत्रों पर लिखी हुई है। 25 पत्रों पर लिखी हुई है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है, यानी भारत का संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है वो राज परिस्थिति है। अकाल रातकारियों की जानकारी देती है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं के नाम मिलते हैं इसमें, और मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी मिलती है। राज परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 25 पत्रों पर लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में, भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का शिलालेख है, अकाल रातकारियों की जानकारी देती है, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं के नाम में, और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देती है। देखो अगला आता है अमर सिंह सेकंड। देबारी समझौता पड़ता है, इनके टाइम में एक देबारी समझौता हुआ, इन देबारी उदयपुर में पड़ता है 1708 में। ये किन किन के बीच में हुआ? अमर सिंह सेकंड जो कि मेवाड़ का है, और अजीत सिंह मारवाड़ का, और सवाई जय सिंह ये आमेर का। इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है 1708 ईस्वी में देबारी नामक जगह पर, इसलिए इसे देबारी समझौता कहते हैं। देबारी समझौता सन 1708 में अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह इन तीनों के बीच में होता है। उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के बीच में होता है। यह समझौता बहादुर शाह जफर प्रथम, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर प्रथम के खिलाफ हुआ था। ये इसकी शर्तें क्या थी? अजीत सिंह को मारवाड़ तथा जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता करनी। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, इसको सहायता करना, और अजीत सिंह को मारवाड़ वापस दिलाना, और जय सिंह को आमेर के राजा बनाने में सहायता करना, ये इनकी शर्त थी। और अमर सिंह की बेटी थी चंद्र कंवर, उसकी शादी मान सिंह से की जाएगी तथा उसका बेटा आमेर का अगला राजा बनेगा। अमर सिंह सेकंड की बेटी है चंद्र कंवर, उसकी शादी मान सिंह से की जाएगी, और चंद्र कंवर का जो बेटा होगा वो आमेर का अगला राजा बनेगा, ये शर्त थी। फिर राजा बना संग्राम सिंह सेकंड। इनके टाइम में कोई खास काम तो नहीं हुआ, बाकी इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा बनाएगी। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर, और वैद्यनाथ मंदिर पर प्रस्तुति लगी हुई है, उस प्रस्तुति का लेखक है रूप भट्ट। वैद्यनाथ प्रस्तुति के लेखक है रूप भट्ट। अगला राजा आता है जगत सिंह सेकंड। 17 जुलाई 1734 को ओरडा सम्मेलन हुआ। ओरडा भीलवाड़ा में एक जगह का नाम है। 17 जुलाई 1734 में ये मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बात की गई कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद रामपुर यानी कोटा में एक रामपुरा नामक जगह, वहाँ पे मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। आपसी मतभेदों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। खानवा युद्ध के बाद राजपूतों ने पहली बार किसी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की थी। राणा सांगा के टाइम तो ये पहली बार राजपूत इकट्ठा हुए थे। फिर यहाँ पे जगत सिंह के टाइम दोबारा कोशिश की गई, फिर यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। इसमें भाग लेने वाले थे जगत सिंह सेकंड जो कि अध्यक्ष थे, इसके मेवाड़ गए थे, सवाई जय सिंह जी आमेर के, अभय सिंह जी जोधपुर से, बखत सिंह नागौर से, दलेल सिंह बूंदी से, दुर्जन साल कोटा से, जोरावर सिंह बीकानेर से, गोपाल पाल करौली से, और राज सिंह जी किशनगढ़ से।
और जगत सिंह सेकंड के टाइम उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया गया। इन्होंने जगत निवास महल निर्माण करवाया। नेकराम की पुस्तक है जगत विलास, ये इसकी जानकारी दे। जगत विलास नेकराम रचिता है जगत विलास के। फिर अगला राजा आता है भीम सिंह। कृष्ण कुमारी विवाद। देखो, भीम सिंह की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी। उस कृष्ण कुमारी की सगाई भीम सिंह देखो, कृष्ण कुमारी विवाद क्या है कि भीम सिंह की बेटी थी कृष्ण कुमारी और इसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की हुई थी। तो भीम सिंह की मृत्यु हो गई, मारवाड़ वाले जिसके साथ सगाई की हुई थी। तो कृष्ण कुमारी की सगाई इन्होंने कर दी आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ, आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी। तो ये बात मारवाड़ वालों को अच्छी नहीं लगी। तो मारवाड़ के भीम सिंह का भाई था मान सिंह, उसकी और जगत सिंह सेकंड के बीच में अनबन हो गई। कृष्ण कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से की हुई थी, परंतु उसकी मृत्यु हो जाने पर आमेर के जगत सिंह सेकंड से कर दी गई। इस कारण जोधपुर व जयपुर में युद्ध हो गया। ये गिंगोली नामक पर्वतसर का युद्ध कहते हैं इसे। 1807 ईस्वी में हुआ। जगत सिंह और मान सिंह, जगत सिंह सेकंड ये आमेर का है और मान सिंह ये जोधपुर का है। अजीत सिंह चुंडावत व अमीर खान पिंडारी टोंके, इनके कहने पर कृष्ण कुमारी को जेल दे दिया गया। यानी कृष्ण कुमारी की मृत्यु हो गई तो युद्ध अपना भी खत्म हो गया। और भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। 13 जनवरी 1818 को संधि कर ली। देखो, ये अपना मेवाड़ का कंप्लीट इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। और इस पे मैं अब एक वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जितने भी मेवाड़ के इतिहास से क्वेश्चन बन सकते हैं, RS SI रीट पटवार जिसमें भी, तो मैं ये वीडियो बहुत जल्दी आपको पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये वीडियो दूंगा।